बता दीजिए ये योजना किस तरह कार्य कर रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में एक बात बोली थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। समाज का कोई किसी भी जाति धर्म में संबंध रखने वाला व्यक्ति है, उसको किस प्रकार से देश की मुख्य धारा से जोड़कर उसकी योजना के अनुसार और उसकी उपयोगिता के अनुसार देश को मजबूत और ताकत करने में हम क्या उपयोग कर सकते हैं, सबसे बड़ी सोच थी। आज कुम्हार समाज, जो प्रजापति समाज है, वो एक जीवंत कला, उनके हाथ में ऐसा हुनर है और उसके द्वारा समाज का एक बहुत बड़ा सेवा का काम किया जाता रहा है। हमारी संस्कृति उसमें झलकती है, हमारी धर्म परायणता उसमें झलकती है, हमारी जरूरत की सभी चीजें वो लोग प्राचीन काल से समाज को उपलब्ध कराते रहे हैं। परंतु आधुनिकता की दौड़ के अंदर जिस प्रकार मॉडर्नाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, उनके कारोबार पर, उनकी सोच पर और उनकी विचारधारा पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, क्योंकि प्लास्टिक ने लगभग हमारी सभी जरूरत की चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लिया, चाहे कितना मर्जी हानिकारक हो। तो कुम्हार समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और सामान्य समाज के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा था। उनकी वर्षों वर्षों की मांग थी कि हमारे आवे की, पंजाबे की जो ज़मीनें हैं उस पर कब्जे हो गए हैं या वो आबादी बढ़ने के साथ रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब हमारे लिए बर्तन बनाना और उनको मार्केट में लेके जाना और समाज के बीच में उनको प्रचलित करना एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तो 13 जुलाई 2025 को भिवानी के अंदर दक्ष प्रजापति जी महाराज के जयंती समारोह में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये वादा किया था कि जहाँ जहाँ पंचायत की ज़मीनें उपलब्ध हैं, आपको पहले चरण में वो ज़मीनों का मालिकाना हक और विद खसरा नंबर कागजात के साथ आपको देंगे, ताकि आप इस कला को, इस परंपरा को जीवित कर सकें और समाज की तरक्की में और उन्नति में आपके परिवारों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान हो जो पहले प्राचीन काल में रहा है। उसके लिए आज हमने 1374 लोगों को, ना 1475 लोगों को आज हमने 4 ब्लॉक फतेहाबाद के, यहाँ पर हमने उनको प्रमाण पत्र वितरित किए हैं और वादा किया है कि उनके द्वारा जो प्रोडक्शन, जो काम, सामान तैयार किया जाएगा, जहाँ पर सरकार की जरूरत होगी उस सरकार प्राथमिकता के आधार पर पहले उस सामान को अपने दैनिक उपयोग में लाने का काम करेगी। चाहे घड़े हैं, चाहे सुराही हैं, चाहे उनके, मैं आज क्या किया है, अभी छोटे गमले बनाने की भी शुरुआत करो, क्योंकि जो चाइनीज मिट्टी से या दूसरे मिट्टी से बनते हैं वो कॉस्टली तो है ही है, परंतु उनकी क्वालिटी में दिक्कत है। तो हमारे सामान्य परिवार के लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी मार्केटिंग अच्छी हो, इस सोच को लेकर हमारी सरकार चली हुई है। आज मेरे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी ने एक बहुत बड़ा आज ऐतिहासिक कदम उठाकर पूरे प्रांत के अंदर 19 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम थे। स्वयं मुख्यमंत्री जी लाडवा के अंदर, कुरुक्षेत्र जिला के अंदर, यमुनानगर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला के प्रजापति समाज के लोगों को ये सम्मान पत्र, ये अधिकार पत्र उनके हाथ में वितरित करने का काम किया। शाहबाद से नरवाना, अब नरवाना से आगे जी सिरसा लोकसभा की तैयारी। देखिए, मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ और बाल्यकाल से सोच सेवक हूँ और शायद आप लोगों को ये लगता होगा कि ये पहली बदली है मेरी। ये मेरी पहली बदली नहीं है, ट्रांसफर मेरी पहली नहीं है, ये मेरी चौथी बदली है नरवाना के अंदर। क्योंकि मैं छात्र जीवन में यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय मैंने राजनीति की, वही छात्र संघ का चुनाव लड़ा। फिर 94 में हमारा परिवार कुरुक्षेत्र में ही सेटल है, ओल्ड सिटी में। फादर साहब रेलवे में थे, जब रिटायर हुए तो कुरुक्षेत्र में सेटल हुए। तो मेरा वार्ड से मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा 94 में। 94 से लेकर 2000 तक मैं पार्षद रहा और जब 2005 में चुनाव लड़ाने की बीजेपी की बात आई तो रादौर विधानसभा यमुनानगर जिला में मुझे भेज दिया। तो 2008 तक मैंने वहीं पर राजनीति की। 2005 का चुनाव भी वहीं लड़ा। 1998 के बाद से लेकर लगातार मैं रादौर में, यमुनानगर जिला में रहा। परंतु वो परिसीमन में सीट जनरल हो गई तो फिर पार्टी ने मुझे शाहबाद, कुरुक्षेत्र जिला में वापिस शाहबाद
भेज दिया। तो 9 का, 14 का और 19 का चुनाव मैंने शाहबाद से लड़ा, और इस बार पार्टी ने आदेश किया कि आप निर्वाणा जाओ, तो आज निर्वाणा आ गए। अब अपना का तो कोई वजूद है नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। जो भी चैलेंजिंग काम पार्टी ने जब भी दिया वो स्वीकार किया। अब उसमें परफेक्शन कितनी हुई, सफल कितनी हुई, ये रिजल्ट अलग चीज है, परंतु पार्टी के किसी भी आदेश को आज तक मैंने पीछे नहीं छोड़ा, सिर्फ धैर्य मान के चला हूं। और निर्वाणा में पार्टी ने मेरे को 10 सितंबर को 3:30 बजे के आसपास मुझे कहा कि इस बार बेदी जी आपको हम निर्वाणा से लड़ाना चाह रहे हैं और आप जाके निर्वाणा जाइए। मैं तो कभी गया नहीं, रहना मेरा नहीं है वहां पे, जाइए आप। मैं आ गया 10 सितंबर को 7 बजे आ गया था निर्वाणा में, और निर्वाणा के लोगों ने इतना प्यार दिया, पार्टी का इतना आशीर्वाद मिला, मोदी जी का, नायब सिंह सैनी जी का, मनोहर जी का इतना आशीर्वाद मिला, विधायक हो गए, मंत्री हो गए। तो पार्टी के अंदर अपना कुछ नहीं है, ना अपनी कोई विचार है, ना अपनी कोई सोच है, ना अपनी कोई इच्छा है। पार्टी की जो इच्छा है उसी को सिर्फ धैर्य मान के पार्टी जो आदेश आगे करेगी आगे भी करेंगे। पार्टी यदि ये कहेगी कि बेदी जी आपका उपयोग कहीं और करना है तो वो करेंगे। या पार्टी ने युवा मोर्चे में थे तो जिलाध्यक्ष बनाया, एससी मोर्चा में आए तो प्रदेश महामंत्री बनाया, प्रदेश का 3 बारी अध्यक्ष बनाया। तो उसके बाद पार्टी ने कहा कि नहीं, बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनना है, तो 2009 में मैं जिलाध्यक्ष हो गया। फिर पार्टी कहने लगे नहीं, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनना है एससी मोर्चा का, फिर प्रदेश अध्यक्ष। अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। आज के दिन में पार्टी के अंदर एक चर्चा चलती थी, जीत गए तो मंत्री, हार गए तो महामंत्री। अब मैं महामंत्री भी हूँ और मंत्री भी हूँ, आगे पार्टी का जो आदेश होगा वो मानेंगे, परंतु पार्टी का अपनी कोई इच्छा सोम रख के कभी कोई काम किया ही नहीं। प्रदेश के अंदर आजकल स्कूलों की बिल्डिंगों का बहुत मुद्दा आ रहा है, स्कूलों की बिल्डिंगें कब्जे हो रही हैं और हॉस्पिटल की बिल्डिंगें मंदियां वगैरह और दवाइयाँ और हॉस्पिटल हुई हैं और युवा नशे की तरफ जा रहा है, तो विकास कहाँ हो? 3 चीजें आपने अलग अलग सवाल की हैं। यदि स्कूलों की बिल्डिंगों की बात करें, आप डिसाइड करें, मैं नहीं करूंगा। 2014 से पहले की कोई पिक्चर किसी न किसी स्कूल की जरूर पड़ी होगी आपके पास, या विद्यालय में मिल जाएगी। मैं इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, जब पहली बार हमारी सरकार बनी और मनोहर जी की कैबिनेट में मिनिस्टर बने हम, तो पहले हमारी मंत्रिमंडल की मीटिंग के अंदर ये बात उठी कि इमीडिएट बीजेपी की सरकार बनी है, इमीडिएट ऐसा क्या काम करना चाहिए जिसकी तुरंत लोगों में प्रतिक्रिया है, रिजल्ट आए कुछ। तो हमने ही सबसे पहले एक सुझाव दिया था जी, मैंने क्या जी, हमारे स्कूलों की स्थिति दयनीय है। वर्षों से कभी दीवार पेंट नहीं हुई, कहीं पे बाउंड्री वॉल नहीं है, कहीं पे शौचालय नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं पे लाइट नहीं है। हमारी सरकार बनने से पहले 25 रुपए पर मंथ प्राइमरी स्कूल को क्या बोलते हैं, रिपेयर के लिए मिलते थे टीचर को, और एक बल्ब भी फ्यूज हो जाता था तो टीचर बच्चों से पैसे कलेक्शन करता था। शायद आप लोगों ने तो किए भी होंगे, उसमें हमने कोई पार्टिसिपेट किया है। 10, 25 पैसे, 50 पैसे उस समय ध्यान होगा, जिन लोगों को ध्यान होगा, परंतु तो आजकल तो बहुत मॉडर्न स्कूल हो गए हैं। तो पहली बार संख्या के अनुसार, स्कूल के ग्रेड के अनुसार उनका बजट फिक्स करने का यदि पहला काम किया तो माने मनोहर लाल जी ने किया, और ये सुझाव देने वाला मैं पहला व्यक्ति था। आज स्कूलों के ब्यूटिफिकेशन की कंपटीशन का इतना जबरदस्त क्रेज है लोगों में, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास शिकायतें आती हैं कि मेरा स्कूल ज्यादा ब्यूटिफिकेशन में आगे था, परंतु वो फला स्कूल दुराराम जी किया, जिलाध्यक्ष के कहने से वो हो गया। लोग इस बात के लड़ते हैं, अध्यापक लड़ते हैं। बाउंड्री टूट जाती थी, कोई रिपेयर करने वाला नहीं था, शौचालयों के अंदर दरवाजे नहीं थे, बच्चे 1 नंबर 2 नंबर क्या कि गायब हो जाते थे। आज सबसे बढ़िया ब्यूटिफिकेशन, सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालयों का, हर विद्यालय के अंदर सोलर सिस्टम लगा दिया हमारी सरकार ने, रह गया होगा तो उसको भी आगे लेके जा रहे हैं। ये तो मैं विद्यालय की बात आपको बता रहा हूँ। यदि फिर भी कोई आपके संज्ञान में ऐसा है, कोई लगता है, आप स्पेशल मुझे बता दीजिए, स्पेशल विजिट करा के अधिकारियों की, उसमें जो रिक्वायरमेंट हो उसको पूरा कराने का काम करेंगे। मैं 1 सेकंड, रही बात आपकी हॉस्पिटल की, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत की तो हमने की। हमारे बच्चे एमबीबीएस करने के लिए साउथ में जाया करते थे, महाराष्ट्र में जाते थे, दक्षिण में केरला में जाते थे, चेन्नई मद्रास में जाते थे, तमिलनाडु में जाते थे। आज सबसे ज्यादा डॉक्टर यदि कोई तैयार कर रहा है तो हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं तैयार। और आपके भी यहाँ भी संत श्रोमणी रविदास जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया काम है,
रसूलपुर के अंदर, हो जाएगा। वो भी हमने घोषणा हमने की है। तो जहां पर हॉस्पिटल नहीं कोई सोचता था, वहां तो हम मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं। तो लोगों का शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये हमारा परम ध्येय है और उसको पूरा करने का काम करें। लगातार नशा बढ़ रहा है और फतेहाबाद में बहुत से युवा ऐसे हैं जो नशे की पकड़ पे काम करते हैं, लेकिन नशा मुक्ति के अंदर कोई सरकार नहीं है। देखिए, अभी भी मैं एक शपथ दिला के आया हूं लोगों को, सरकार कितनी गंभीर आप सोच सकते हैं, परंतु अपना जिला बॉर्डर का जिला है और बहुत सी जहां पर उससे जिले से हमें लाभ भी है, बॉर्डर का होने के कारण बहुत सी असुविधाएं भी हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, लगातार जिस प्रकार का वहां से ड्रोन के माध्यम से, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मगलिंग कर रहे हैं। परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के टाइम में हमने STF को फ्री हैंड किया था। उससे पहले इजाजत लेनी पड़ती थी पुलिस को भी छापा मारने के लिए नशे के लिए। ये पहली हमारी सरकार है जो हमने STF को फ्री किया था कि आप नशे को पकड़ सकते हो। और मेरे पास एक्चुअल आंकड़ा तो नहीं है, परंतु वो सैकड़ों में, हजारों में नहीं है, वो लाखों करोड़ों में है। जो माल, चोरी का माल, स्मगलिंग का माल, नशे का माल पकड़ा, उसको डिस्ट्रॉय किया। हमारी सरकार गंभीरता से लगी हुई है। साइक्लोथॉन यात्रा में आपने भी पार्टिसिपेट भी किया होगा और उसको कवर भी किया होगा। बहुत से विषयों को लेकर हम लगे हुए हैं, परंतु जहां जहां से सुझाव आते हैं और जहां पर लोगों की, समाज की सहभागिता हो जाती है, फिर सरकार के लिए बड़ी दिक्कत आती है। अभी छोटे छोटे मुद्दे मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुलिस को आप कहते हो कि नशा बिक रहा है जी, पुलिस पकड़ती है और वो लोग जाके थाने में सुसाइड कर लेते हैं। नशे के आदमी इतनी जर्जर उनकी हालत होती है, वो जाके कहीं ना कहीं जान चली जाती है, तो फिर पुलिस का घेराव भी हमारे लोग ही करते हैं और उसको हम बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं कि पुलिस ने अत्याचार कर दिए। तो कई चीजें, परिस्थितियां ऐसी गंभीर हैं, उनको संभालने की जरूरत है। और पत्रकार साथियों से और जो आपको लाइव देख रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूं, पुलिस का भी सहयोग करें और सूचना भी दें। हमने वादा किया है कि टोल फ्री नंबर दिया है, किसी की भी पहचान को उजागर नहीं होने देंगे। और पुलिस कार्रवाई ना करे तो मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी टोल नंबर दिए हुए हैं, उसमें आप संपर्क करके हमारी मदद करें। हम नशा मुक्त हरियाणा और ड्रग फ्री भारत बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष ठीक तथा काम करना शुरू करे तो अच्छी बात होती है, परंतु होना जाना कुछ नहीं। वही डाके 3 ही बात रहने हैं। अब आपके जिले में किसके गुट का बना, बाकी गुट उसके लिए खड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेस की ये रीति नीति है, कुछ होना जाना नहीं। 12-14 साल के अंदर ही बना दिए, आगे नीचे कुछ बनेगा नहीं। 3-4 साल 5 साल ये रह जाएंगे, नहीं होना जाना तो कुछ है नहीं। और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस की मट्टी पलीत हो रही है, नेतृत्व विहीन कांग्रेस, नेता विहीन कांग्रेस, मुद्दा विहीन कांग्रेस, लाचार और बेबस कांग्रेस, 100-150 साल पुरानी पार्टी की आज दयनीय स्थिति इतनी है कि कोई नाम लेवा नहीं बचा। यदि कांग्रेस में जान होती दूढ़राम मारे खाने क्या था वो मरी तो यदि मारे खाने आए ना। ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिन लोगों को लगता है कि अपना भविष्य सुरक्षित है। अब उसके पास ना नेता ना नियत है। मेरे पास एक कांग्रेस का नेता भी हमारे साथ मिनिस्टर है, उसने मुझे बताया, कहते बेदी जी हम तो यहाँ साहस आ गया हमारा। मैं क्या, क्यों? कहते जी इतनी इंसल्ट होती थी, गांव में जाते थे भाई चुनाव के टाइम में अपने नेता के टेप लगा देना राहुल गांधी के, नहीं तो नेता मरवा देगा। ये तो विचार चलते हैं कांग्रेस के बारे में। अब पता नहीं कौन सी चमड़ी और कौन सा नशा करके कांग्रेस के लोग बैठे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के ही हटेंगे। अब लगता तो है नहीं, ना कोई संभावना दूर दूर तक है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन बनाया और सीट आई 99, 100 भी नहीं पहुंचे। तो आज कांग्रेस का कुछ होने जाना, जिलाध्यक्ष बेचारा 5-4 महीने परेशान होगा, भाग भूग जाएंगे, कुछ नहीं। पीछे आप जब मंत्री थे तो नशा मुक्ति केंद्र 30 बेड का खुला था, आज वो 10 बेड का हो गया है। टोहाना में 30 का 30 बेड का खुला था यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र, हाँ, वो अब 10 बेड का हो गया। घटा है वो, कम हो गया जी, घटा है ना। रेटिंग में मरीज है सर। और दूसरा टोहाना में एम्स में एक प्रोजेक्ट लिया था एटीएफ का जी, वहाँ पे 1 साल से भर्ती हुई है सर। तो क्या रीजन है, क्या कारण? आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लेके आए हैं। मेरा डिपार्टमेंट इसमें सहभागी है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट वैसे सारा ओवरऑल इसको देखता है, परंतु उसकी तरफ से, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी ग्रांट आती है, मैं इसको अभी सीएमओ से बात करूंगा और डिप्टी कमिश्नर से भी अभी बात करूंगा। और यदि उसमें यदि जो आपकी जानकारी मुझे दे रहे हैं, तो यदि ऐसी ही जानकारी है तो मैं उसको दुरुस्त कराने का काम करूँगा। क्योंकि एटीएफ में तो भर्ती पिछले साल संभव में निकली थी, वो
नहीं, मैं सारा विषय अभी आपने संज्ञान में लेके आया, मेरे इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, परंतु यहाँ से मीटिंग खत्म होते ही तुरंत मैं डिप्टी कमिश्नर से और सीएमओ से अभी रिपोर्ट लूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ क्योंकि 8 साल की उम्र में अल्लाह राजमेरा शुरू हुआ और क्या बात। सरकार की योजना का लाभ भी बनूंगा। तो राजनीति घोषणा करके मैं तो मीडिया साथियों का एक क्वेश्चन करूँगा। पिछले काफी समय से टोल की मांग थी। जब भी हमारा परिवार कहीं हमें जाते तो टोल पे रुकते तो एक ही करना देते थे, आपका कार्ड कैसे चलता है। पंजाब में गीला कार्ड बनाया तो हमारी एक बात है कि जितनी मांगता प्राप्त है हरियाणा में 2000 की 1200 तो टोल हो जाए एक उपहार होगा गरीब। बहुत अच्छा सवाल किया आपने और बहुत अच्छा ही बात है। आप लोगों को याद होगा जब पिछले मंत्रिमंडल कार्यकाल में मैं मंत्री था तो आप लोगों का जो पेंशन है, राजीव जैन जी हमारे उसमें मुख्यमंत्री जी के मीडिया इंचार्ज थे और मुझे खुशी है जब मैं पत्रकार बंधुओं से मिलता हूँ कि जो वो पेंशन वाला जो मुद्दा था वो कुरुक्षेत्र के लोगों ने मेरे संज्ञान में वैसे मजाक के तौर पे कहा था और मैंने कहा था कि इसको पूरा करेंगे। और आपके लिए इंश्योरेंस की बात थी 10 लाख रुपए का, क्योंकि 5 लाख रुपए का तो आपको पहले से मिलता करते थे, आप लोगों का होता था, परंतु वो दोनों चीजें हमने उसमें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आए और पहली बार 60 साल की आयु प्राप्त कर हमारे पत्रकार बंधुओं को 10,000 रुपये पेंशन की शुरुआत मनोहर जी की सरकार ने देने का काम किया था। चलो अहम मान रहे हो अलग बात है, परंतु वो सुझाव, हाँ मैंने सुझाव दिया था, अहम रोल आप मानते अच्छी बात है, परंतु हमने बार बार मुख्यमंत्री जी के मैंने कन्विंस कराया था कि इतना जोखिम भरा जीवन 10,000 में होना जाना तो कुछ नहीं है, एक सम्मान होता है इन लोगों के लिए। 60 साल की आयु के बाद बहुत सी चीजें हैं और बजट की विषय है तो फिर मैंने कहा जी आप वी आर वेलफेयर गवर्नमेंट, समाज कल्याण की सरकार हमारी है और हरियाणा प्रोग्रेसिव स्टेट में गिना जाता है। यदि हम भी अपने लोगों को बेटर चीजें नहीं देंगे तो और कौन देगा। हम झारखंड से तो उम्मीद नहीं कर सकते, हम छत्तीसगढ़ से तो उम्मीद नहीं कर सकते, तो फिर मनोहर लाल जी ने इस बात के ऊपर बजट का प्रोविजन भी किया, आप लोगों की पेंशन भी शुरू की। अभी 15,000 की बात चल रही है, 15 तो आपका हो गया, अब तो 20 की पे चल, अब तो 20 की पे चल पड़े आप। अब आपने टोल की बात की है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु टोल एक अलग तरह की वो टेंडर वगैरह लेके प्रोसेस में आते हैं वो लोग। अब बेटर फैसिलिटी सरकार का दायरे में तो टोल नहीं आता, सरकार उनको आपके खाते का पैसा जमा करा सकती है कुछ जो भी बनता लमसम करके। अब वो टोल की सीमा भी नहीं है कि अपन जाना कहाँ तक है, वो हरियाणा में चलेगा या देश में चले, नहीं एक क्रिटिकल विषय नहीं डिस्कशन कर लिया ना मैंने। ये सवाल कभी मेरे मुंह से निकल रहे हैं कि बिना डिस्कशन किए मैं बात नहीं करनी थी। ये अधिकारियों से बैठ के लंबी चौड़ी मंत्रणा करने वालों में मैं भी था। और चलो आप एक दिन मेरे पास चंडीगढ़ आओ, 2-3 लोग, इसको स्टडी करके आना, वो जिम्मेवार आदमी आपके हरियाणा लेवल के आ जाए, इसको स्टडी करके आना, आपने आपके हित के जो पॉइंट है वो लिख के लाना ताकि मैं सरकार को कन्विंस कर सकूं। सर मैं रतिया शहर की समस्या है, पिछले 17 साल पहले रतिया में सीवरेज जला था, उसके बाद सीवरेज नहीं चला। अधिकारियों का पता लेते हैं, वो कहते हैं हमने प्रपोजल बना के भेज रखे हैं, मीटिंग होनी है, फाइल पे साइन होना है, अभी तक पिछले काफी सालों से मीटिंग हो रही है। रतिया रिजल्ट की शहर की समस्या है, एरिया काफी बढ़ गया है। क्या रतिया रिजल्ट की टेक्निक इन रतिया में जाना दोबारा क्या बदलना है ना, बराबर बदलना है। वो कह चुके हैं, पार्टी कहेगी तो जाएंगे। मुझे आप इसका कोई मैं अपने लेवल पे डीएमसी आपके संजय बिश्नोई है शायद यहाँ, मैं अभी डीएमसी से बात कर लेता हूँ। यदि कोई फाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है तो मुझे व्हाट्सएप कर दे। आज ही यूएलबी के अधिकारियों से देखो भाई, मैं सीधी बात कहना चाह रहा हूँ, ये फतेहाबाद उरे था परंतु 5 साल में हमारे सिर न फटे चक दिए कि नहीं, सरकार का हाथ था। हर चीज मुन्ना जैसे गांव को नक्शा बदल दिया, सरकार का हाथ था। अब आप लोग चुनाव के समय में निर्णय तो कुछ और ले लेते हैं, अब करें क्या। लोग डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन नरवाने वाले का समझ में आ गया, टोआने वाले का नहीं समझ में आई, फतेहाबाद वाले का समझ में नहीं आई। तो इस प्रकार का वातावरण कांग्रेस ने तैयार किया पूरे प्रदेश के अंदर, बहुत सी चीजों में रुकावट आई है
और रतिया भी उसमें सफर कर रहा है, फतेहाबाद भी सफर कर रहा है और टोहाना भी सफर कर रहा है। आगे सरसा का भी मैं इंचार्ज हूँ, स्थिति सरसा की भी ठीक नहीं है, परंतु जो चीजें मेरे लेवल बेटर हो सकती है, मुख्यमंत्री जी लेवल बेटर हो सकते हैं, उसको करेंगे भाई। परंतु सरकार के अंदर नुमाइंदगी होना बहुत जरूरी बात है, ये अपने को ध्यान रखनी चाहिए। कहाँ पे अब बजट की और प्लानिंग की तो मेरे ख्याल में विधायक जी ने कसर छोड़ी नहीं कोई। फिर भी यदि कोई आपको लगता है कि स्पेशल को प्रोजेक्ट आना चाहिए था, अब ले देंगे, कौन दिक्कत है। परंतु कभी कभी आपके मेंबर पार्लियामेंट बहुत बड़ी नेत्री है, उनको भी कभी ना कभी पूछ ले करो भी आपके दिमाग में कोई पिक्चर है कि नहीं हरियाणा के बारे में, फतेहाबाद या सरसा के बारे में। नहीं है, प्रेस रिलीज करनी है दिल्ली से बैठ के। अरे दिल्ली बैठने वाला काम नहीं है, आप विपक्ष में हो। मैं तो कह रहा था कल, मैं भी मेरा गांव, मेरा विधानसभा भी सरसा लोकसभा में आती है। आप हमारा विरोध करने के लिए आ जाओ, फील्ड में तो आओ। प्रेस दिल्ली से कर रहे हो आप, नरवाना की प्रेस कौन सा आपको मिलने जवाब देगी, तो आना की प्रेस कौन सा आपको मिलने जवाब देगी। आप करो, नायब सैनी जी के विरोध करो, चुगली करो, चैलेंज करो काम के लिए। नहीं करेंगे, गर्मी लगती है, बहुत पसीने आ रहा है। जब तो भराड़ा जी अध्यक्ष थे तो ये नायब सैनी जी हमारे महामंत्री थे, फिर जो है अध्यक्ष बने नायब सैनी जी, तो महामंत्री बने बड़ोली जी। अब बड़ोली जी अंदर नए अध्यक्ष हैं जी, आप महामंत्री हैं जी, भाजपा का नया अध्यक्ष है जी, उसको लेके हत्या कर रहे हैं। नहीं, बड़ोली जी अध्यक्ष हैं अभी। नहीं, आप महामंत्री हैं जी, जिला की टीम तो बन चुकी है जी। आप पहले बीजेपी को स्टडी करो पहले। आप जिस दिन नहीं, जब स्टडी करोगे ना बीजेपी को, उसमें से बहुत कुछ निकलेगा और आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। पहली बार के विधायक भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उत्तराखंड के हारा हुआ विधायक भी मुख्यमंत्री हो सकता है, और महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम सीएम हो सकता है, सीएम डिप्टी सीएम हो सकता है। बहुत ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ोली जी का कार्यकाल अभी बकाया है, अभी पार्टी नेतृत्व क्या फैसला करे अलग बात है, परंतु जो कार्यकाल की काउंटिंग करूं तो उसमें टाइम बचा हुआ है और बड़ोली जी बेटर काम कर रहे हैं संगठन के लिए लिहाज से, और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी बनी है और लोगों को तो उम्मीद नहीं थी परंतु फिर भी बनी है। तो अभी बेटर कर रहे हैं, संगठन का काम केंद्रीय नेतृत्व में देखना है। मैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, परंतु बड़ोली जी के नेतृत्व में पार्टी ग्रोथ कर रही है। मंत्री जी, आपकी मनोज सरकार के दौरान ऑनलाइन पानीपत से अच्छा, मेरे विषय ध्यान नहीं आ रहा। कोई प्रोजेक्ट बना था कोई ऐसा? मेरे विषय ध्यान नहीं है ये भी कहाँ रुका है या बिल्कुल ही। नहर टूटी थी, बारिश की बात, का पानी। काफी लोग प्रभावित हुए, यानी 15 करोड़ तो सरकार ने दे दिया। मैं आया भी था उसमें, लेकिन 170 के करीब और प्रभावित लोग आज भी 5 करोड़ दिए जा रहे हैं, उनको दे 5 करोड़ देने थे उनको। 5 करोड़ बकाया है। टोटल 5 करोड़ बताया, 170 लोग हैं। आपके ध्यान में है कोई विषय ये कहा कि मैं बताता हूँ, इसमें 15 करोड़ रुपए तो आगे जो अनाज मंडी से बाहर का नुकसान हुआ वो वितरण हो गया, वो हो गया। अनाज मंडी के अंदर नुकसान हुआ, उसके 5 करोड़ रुपए उसमें दिक्कत आ रही है। पैसे रिलीज नहीं हुए या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुए? रिलीज भी नहीं हुए, उन्होंने इतराज लगा दिया उसमें। तो 20 तारीख के बाद कोई व्यक्ति या एसोसिएशन मंडी की और मेरे चंडीगढ़ मिल ले आके टाइम लेके करेंगे मत बुनना, तो वैसे भी मेरी जिम्मेवारी बनती है, रिश्तेदारी है भाई मेरी। हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ फ्लैट काटने का प्लान था, हाउसिंग बोर्ड का 5000 का था, उन्होंने 165 काट दिए 20 साल पहले। प्लॉट आज भी नहीं फ्लैट, हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट शासन बने हुए 20 साल पहले कोई ऑप्शन नहीं है, कोई किसी को ऐसे ही पड़े हो। 5 साल 4 साल हो गए तो बिना चलाए नहीं काम।
वैसे तो हमने हाउसिंग बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया है एचएसवीप में। अब वो देखे, अब उनको हैंड ओवर वो यहाँ फतेहाबाद वाला मामला हुआ है या नहीं हुआ ये मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु यदि एक बड़ा टेक्निकल आपने बात बताई है, मैं इस पे चिंता कर लूंगा। 5,000 का प्लान था, उन्होंने 165 नहीं चलो, जितने भी बने वो तो हैंड ओवर हो ना, वो क्यों नहीं हुए हैंड ओवर? अखबार में इश्तेहार आता है। अच्छा, खरीदार नहीं थे। अच्छा, क्या साइज है उनका हाउसिंग बोर्ड का मुकाबला? छोटा सा है, शायद छोटा था वो। बनाया उनको 8 बाई 7 का बनता है, 2 को 8 का रेट ज्यादा था जी, जितनी जगह है ना उस हिसाब से रेट बहुत ज्यादा था उसका। कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी थी। एक मरले का एक मरले का बनाए ऐसे हो रहा है उन्होंने कि वो बिके ही नहीं, क्योंकि जगह थोड़ी है, रेट तो नहीं है, रेट 3-4 लाख रेट भी ज्यादा नहीं है। जिन्होंने लिया था वो सरेंडर कर दिया, वो टेक्निकल कोई ना कोई मैटर होगा, उसको देख। अच्छा, अनाउंसमेंट अलग। दूसरी किस्त 1 लाख होगी थी। चलो, कोई लोगों को राहत देने की बात है तो और स्कीम ले आएंगे, कोई गरीबों को राहत देने की। वैसे तो हमने गांव के अंदर तो हमने 100 गज के, महाग्राम में 50 गज के और शहरों में 30 गज के फ्लैट मकान देने का हमने बात। एक हो सकता है, अपडेट करके नहीं फ्लैट 2 का 1 करके फ्लैट, हाँ, ये सुझाव बढ़िया 2 आपका का 1 करके मेंटेनेंस कर दो जी। फतेहाबाद की तरफ में तो कोई हो रहा नहीं, 2016 से बाद में बहुत हुई है। मैं गिनती करूँ तो बहुत समय लग जाएगा। आपके दाएं बाएं जोड़ा साहब है, बैटरी प्रोग्राम भी है, इधर जोड़ा साहब है। मैं चाहूँगा इन नेताओं से, आपके कार्यकर्ता भी है, बेसिक कार्यकर्ता रूट की हड्डी है, ये बेसिक जानते हैं, इनसे डिस्कस करके और जितनी डेवलपमेंट हो जाएगी उस गति से नहीं होगी। काफी चीजों में पिछड़ा हुआ है फतेहाबाद जिला, जिस हिसाब से डेवलपमेंट होती नहीं, इनसे डिस्कस करके प्लीज कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जिससे सारे जिले का भला हो। मैं आप लोगों को एक बात बड़ी क्लियर कह सकता हूँ, मनोहर जी ने भी विजिट करने में और डेवलपमेंट करने में कसर नहीं छोड़ी, और नायब सैनी जी का तो तोड़ी रात के 2 बजे भी आप यदि जाके मिलोगे, 2 बजे भी आपको मुस्कुराते हुए मिलते हैं, चिंता करते हैं हर क्षेत्र की। अब ये मैं खुद इस बात को, मुझे प्रेस के सामने में मानने में कोई गुरेज नहीं है। 13 जुलाई को घोषणा करते हैं और 13 अगस्त को सम्मान दे देते हैं। आज आपने वो दे दिया, उनको प्रमाण पत्र दे दिया। 1 महीना 30 दिन के, कितना स्पीड हुई होगी अधिकारियों की, और केवल एक जिले के नहीं किया, पूरे हरियाणा के सभी का कर दिया। तो आपका जो मास्टर प्लान है, जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है आपके फतेहाबाद के, आपके पास 2 लोग तो अभी भी हैं, चेयरमैन आपका नगर पालिका का, जिला परिषद का भी है, और मैक्सिमम काम सी और डीएमसी बहुत देखते हैं। फिर भी यदि कोई आपको ये लगता है कि विधायक जी ने घोषणा की थी वो काम रह गया अधूरा, उसको स्पीड अप करेंगे। और मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक दिन मुख्यमंत्री जी की विजिट कराते हैं, आपके साथ 1-1.5 घंटा रखवाएंगे यहाँ पे, चाय या खाना आपके साथ करवा देंगे। आपके जो सुझाव दिमाग में आप मुख्यमंत्री जी को देने का काम करें। नहीं तो डाकिए के तौर पर मैं और 9 जिलों का प्रभारी हूँ, मंत्री हूँ, और दुड़ाराम जी चेयरमैन साहब हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ये इनको देव डाक, ये दे के आएंगे आपकी डाक। क्यों जी? छोटी सी बात रहेगी नहीं, 20,000 की पेंशन वाली तो करवाओ। ये करा दे, जरूर कराओ। आपका सुझाव तो लेके जा सकता हूं मैं, करवा की हाँ नहीं भर सकता, वो वहां से होगी। एक चीज तो मुख्यमंत्री का अधिकार की है ना जी, वो करेंगे ना जी। पहले विकास बात हुई, विकास हो जाएगा। चलो आगे मंत्री जी, ज्यादा हो गया। जिला परिषद की जो इलेक्शन है उसके खिलाफ विश्वास का इशू चल रहा है, उन्होंने मेरा की कुर्सी बचाने की जिम्मेदारी आप पे लगी है, तो क्या लग रहा है जी, बचा पाएंगे? नहीं, कुर्सी बचाने वाले तो ये लोग हैं, मैं दिलाने वाले भी यही थे, बचाने वाले भी यही है, मैं तो उनके साथ हूँ। क्या लगता है जी, बचेगी? बच्चे की डाउट क्यों कर रहे इस बात पे? आप बचेगी पे क्यों डाउट कर रहे हो? इतने मजबूत लोग हैं सारे, सभा वो भी हमारे भाई हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और जो उनकी ग्रंथि दूर करेंगे, अच्छे मन से करेंगे। अभी ला रहे हो बार-बार, कभी कह रहे हैं आप बार-बार राइट हैंड ही ला रहे हो ना, बार-बार कभी कह रहे हो। राइट भी अपना है, लेफ्ट भी अपना, सब अपना है। राइट हाथ जरूरी होता है ना, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देश में विपक्ष ने वोट चोरी को लेकर बड़ा हल्ला कर रहा है, आपको इसमें क्या आपका? देखो, आप सभी बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आप सभी बुद्धिजीवी लोग,
आपसे सभी प्रकार की गर्मी, सर्दी, ठंड, बरसात, हर चीज आप फेस करते हैं। आप समाज के उस कोने में भी जाके बैठ जाते हो जिनको लोग, जहां से डेमोक्रेसी जीवित होती है, और आप जो बॉस लोग हैं उनके साथ ही बात करते हो, बुद्धिजीवी लोगों से बात करते हो, व्यापारी से भी बात करते हो। अब देखिए कितनी मूर्खता वाली बातें ये व्यक्ति कर रहे हैं। अब यदि वोट चोरी की बात हो, डबवाली से लेके आप पंचकूला तक, केवल नरवाड़ा को छोड़कर सीट बीजेपी के पास एक भी नहीं है। गीट रोड बेल्ट तो हमारी है ना, ये कहते हैं बीजेपी की है। पंचकूला हम हार गए, नारायणगढ़ हम हार गए, मुलाना हम हार गए, अम्बाड़ा सीटें आ रहे, शाहबाद आ रहे, पेवा आ रहे, कैथल आ रहे, कलैत आ रहे, फिर नरवाड़ा जीते, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, सरसा, कलावाड़ी, रानिया, डबवाली तक एक भी सीट बीजेपी की नहीं है। और यदि वोट चोरी की बात है तो फिर साल एमपी क्यों? एमपी को तो हमारे को बहुत जरूरत थी। मैं परसों एक गांव में था और मैं आपको, मेरे पास फोन नहीं है, नहीं तो आपको वीडियो दिखा देता हूँ। मैंने गांव वालों से पूछा, भाई राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठा रखा कि वोट चोरी होगी। उस गांव में मैं 30 नंबर पे था। मैंने कहा मेरी बात का आप समर्थन करते हो या विरोध करते हो? कहते जी वो तो पागल हो रहा है। मैं क्या था पागल हो रहा है? कहते जी भी आप अपनी बात कह दोगे मक्की कि जो वोट चोरी होती तारे गांव में, मैं 1 नंबर बंदा 30 नंबर पर क्यों है? तो जब ये इतना बड़ा सिस्टम है वोट पोलिंग का, आप खुद पोल करके आते हो, कितने सेकंड लगते हैं आपकी वोट पोल होने में? टाइम लगता है ना। कितने लोगों की वोट चोरी कर लोगे आप? एक ऐसा आदमी जो पूरी तरह विदेशी ताकतों का गुलाम है, जिसकी बुद्धि पे भी कब्जा है, जिसकी कलम पे भी कब्जा है, जिनके हाथ पे भी कब्जा है, वो आदमी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को चैलेंज करता है, जिस डेमोक्रेसी को लेने के लिए हमारे करोड़ों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी है। मतलब ये ऐसा बुद्धिहीन सवाल है। जो अब एक आदमी कुछ भी हरकतें करने लग जाए, अब सारा देश उसके साथ थोड़ी हरकतें करेगा। वो सवाल उठा रहा है कि वोट चोरी होगी, तो फिर 240 पे क्यों रुके, फिर 400 पे क्यों नहीं गए? इस आदमी को कौन खिला रहा है, कौन समझा रहा है, कौन बहका रहा है, कौन मीडिया में लेके जा रहा है? इसके पीछे आप एक चीज क्यों नहीं ध्यान से देखते? आप देखिए, जाट आंदोलन हुआ हमारे हरियाणा में, उसका मुखिया कौन था, इंचार्ज कौन था? यशपाल, नाम भी भूल गया अब तो ना, यशपाल मलिक। कहां से था? किसान आंदोलन हुआ, उसका मुखिया कौन था? वो कहां से था? आजकल नीले झंडे वाले हरियाणा में बड़े सक्रिय हो रहे हैं। चंद्रशेखर रावण कहां से है? और इन सब के पीछे कौन है? आप अंदाजा लगाओ, हिसार के अंदर एक बच्चे की हत्या होगी गणेश हत्याकांड में, शैलजा वहां जाके बैठती है, पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री वहां के बैठता है और राहुल गांधी ट्वीट करता है। यहां पे सीवरेज की समस्या फेल है, पीने के पानी की समस्या है, इरिगेशन के पानी समस्या, तो शैलजा के पास टाइम नहीं है। जिस पार्लियामेंट की वो मेंबर पार्लियामेंट है, उसके लिए टाइम नहीं है, परंतु उस मुद्दे के लिए टाइम है। आप इस बात को नहीं जोड़ रहे क्या? ये कौन सी ताकतें हरियाणा को और देश को अस्थिर करना चाहती हैं? ये एक सोची समझी साजिश है। इस डेमोक्रेसी पे राहुल गांधी के द्वारा हमला करवाया जा रहा है और आपके सराउंडिंग जो देश है उनकी स्थिति आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये हम सभी बुद्धिजीवी लोगों के लिए बड़े चिंता का विषय है। चुनाव लड़ते नहीं, 5 साल 11 साल 12 साल संगठन नहीं बनाते, फिर चुनाव के अंदर आपको 50 वोट के ऊपर 1 नौकरी देवांगे, पहला 7 पीढ़ी का अपना जुगाड़ करेंगे। अरे मतदाताओं को मूर्ख समझ रहे हैं क्या लोग? ये फिर कहते हैं ईवीएम खराब होगी। आज किसी के मरने जीने में ना आवा, आज किसी के दुख सुख में ना आए। हमने भी 40 साल 45 साल देश के अंदर विपक्ष किया है, देश में भी भुगता है, हरियाणा में भी भुगता है। सबसे ज्यादा विपक्ष बीजेपी ने भुगता है। हमारा तो कभी एक देश विरोधी बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के निवेदन पे, आदेश पे अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया में जाके भारत का पक्ष रखते हैं। आज ये विपक्ष का नेता होके भारत का पक्ष के कौन सी पिक्चर पेश कर रहा दुनिया में जाके?
हम हरियाणा के अंदर विपक्ष में रहे, बड़े मजबूती से विपक्ष में रहे, कभी किसी लेवल से और लाइन से पीछे नहीं हटे। डेमोक्रेसी जिंदा रखने की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और मेरे नेतृत्व में बात की। तो ये 5-10 साल का जो विपक्ष है उसमें ये बौखला चुके हैं और अपनी पार्टी को संभालने की बजाय, अपने विचारों को ठीक करने की बजाय, अब जब तो बयान देते थे कि पहला अधिकार देश की संपत्ति पर अल्पसंख्यकों का, और अल्पसंख्यक भी कौन? सिख नहीं, ईसाई नहीं, बौद्ध नहीं, जैनी नहीं, अल्पसंख्यक भी केवल मुसलमान। इस विचारों को क्या देश का मतदाता नहीं समझता? क्या वो क्या करे? धर्म परिवर्तन करने के बाद भी आपको आरक्षण का लाभ देगी कांग्रेस, इस प्रकार के तो संसद में भी ये बयान देते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर देते। जब धर्म परिवर्तन कर लिया, कृष्ण बेदी केविन बन गया, तो फिर उसको एससी का लाभ क्यों? ये देश को कहां की साजिश में फंसाना चाहते हैं, इसके ऊपर अपन को बड़ी लंबी डिबेट करने की जरूरत है। और आज समय का अभाव होने के बावजूद भी मैं आपको एक निवेदन करता हूं, इस मुद्दे को लेकर हमें गंभीरता जनता के बीच में जाना चाहिए।